गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की चर्चा हमने की और उनमें से कुछ को समझने का प्रयास किया, जिनमें आखिर में हमने सरकार की कसौटियों की बात की। 4 कसौटियाँ गोखले ने बताई कि 4 आधारों पर हम इसकी पता लगा सकते हैं कि कोई सरकार अच्छी सरकार है या नहीं है। आगे की बात आज है इस वीडियो में हम करेंगे। हाँ, तो आज का जो हमारा मुद्दा है चर्चा का, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, वो है विकेंद्रीकरण का समर्थन। विकेंद्रीकरण का समर्थन की चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि विकेंद्रीकरण होता क्या। विकेंद्रीकरण का उल्टा शब्द है केंद्रीकरण। वी हटा दीजिए। केंद्रीकरण माने शक्तियों का एक जगह पर इकट्ठा कर देना। केंद्र केंद्र समझते हैं ना, केंद्र में एक केंद्र में सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, इसको कहते हैं केंद्रीकरण। और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से मिलता मतलब अर्थ अगर करें तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्तियों का वितरण होना चाहिए। अलग अलग हाथों में रहे शक्तियां, एक जगह न रहे। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा नियंत्रण नहीं हो, या एक ही संस्था के हाथ में या एक ही सरकार के हाथ में सारा नियंत्रण न हो। निम्न स्तर तक सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण का मूल मंत्र है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, वो है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं विकेंद्रीकरण को अंग्रेजी में। डेलीगेशन माने होता है प्रत्यायोजन। विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन में थोड़ा फर्क है। विकेंद्रीकरण संविधान द्वारा जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसके विपरीत जो मतलब संविधान के अलावा दूसरे तरीके से शक्तियों का बंटवारा होता है, उसको हम प्रत्यायोजन कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण देता हूँ मैं। भारत में या अमेरिका में संविधान द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है। और हमारे यहाँ तो अब संविधान ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को भी शक्तियों का वितरण सीधे संविधान से हुआ है। हालांकि राज्यों को उसमें थोड़ा सा अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भी शक्तियां दे दी गई। ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण। ब्रिटेन में क्या है कि सारी शक्तियां संसद में के पास नहीं थी। हम कहते हैं ना, संसद संप्रभु है। तो वहां पर भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं इंग्लैंड के अलावा, इंग्लैंड में तो संसद का भवन है ही लंदन में। इस इंग्लैंड के अलावा जो हिस्से हैं यूनाइटेड किंगडम के, जैसे स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड यानी, और तीसरा वेल्स, उनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट्स हैं। स्कॉटिश पार्लियामेंट, वेल्स पार्लियामेंट, नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी पार्लियामेंट है। उनको शक्तियाँ, उनके पास भी अपनी शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ किसने दी हैं? यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट जो लंदन में रहती है, उसने अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ उनको दे दी गई। यानी इसका मतलब ये कि जब पार्लियामेंट ने दी हैं तो वो वापस भी ले सकती है। वो शक्तियाँ उसकी थी जो उसने इन क्षेत्रीय पार्लियामेंट्स को दे दी है। ये जो है प्रत्यायोजन कहलाता है। ये संविधान द्वारा नहीं किया गया है बंटवारा। तो अब आते हैं हम गोखले पर। गोखले ने जो है नौकरशाही की शक्तियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से गोखले ने क्या किया? विकेंद्रीकरण को महत्व दिया। नौकरशाही यानी सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा सत्ता ना हो, शक्तियां ना हो, इसके लिए इस विचार से प्रेरित होकर के गोपाल कृष्ण गोखले ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1908 में एक शाही आयोग बनाया था जिसको नाम दिया गया था हॉब हाउस आयोग। हॉब हाउस आयोग नाम नहीं था, बल्कि उसका नाम तो विकेंद्रीकरण आयोग था। लेकिन हॉब हाउस क्योंकि उसके अध्यक्ष थे, तो इसलिए उसको हॉब हाउस
आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे वेल्बी आयोग हुआ था, इसी तरह से इस्लिंगटन आयोग था। तो उनके काम तो अलग थे, नाम अलग थे, लेकिन उनको इस नाम से भी जाना गया था। गोखले ने ये विचार रखा था कि जिला कलेक्टर को सलाह देने के लिए जिला स्तर पर एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होता है आजकल, राज्यपाल के लिए भी मंत्रिमंडल है, वैसे ही जिला स्तर पर भी कलेक्टर मनमानी ना कर सके, इसके लिए एक राजनीतिक सभा संस्था होनी चाहिए, इसको सलाहकार परिषद का नाम दिया उन्होंने। गोखले ने एक ग्रामीण स्वशासन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा था भाई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, फिर जिला पंचायत होनी चाहिए, और फिर राज्य के स्तर पर जो है विधानमंडल विधायिका होनी चाहिए जो शक्ति संपन्न। उस समय आपको पता है जब गोखले थे तब 1919 का अधिनियम भी नहीं आया था, राज्यों में दोहरा शासन भी नहीं था। 1935 में जाकर के कुछ हद तक गोखले ने जो मांग कर रहे थे कि प्रांतीय विधानमंडलों को शक्तियाँ प्राप्त हों, वो स्थिति बनी थी। तो गोखले ने इस त्रिस्तरीय मॉडल की बात की, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और राज्य पंचायत कह लीजिए आप इसको, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गोखले ने कहा। फिर साहब आगे हम बढ़ते हैं। उग्रवादी आंदोलन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले का क्या मत था? देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं पर थी, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था शुरू में। एक थी उदारवादी विचारधारा और दूसरी उग्रवादी, जो 1905 के बाद ज़्यादा प्रभावी हुई, और 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ इसी आधार पर, सूरत अधिवेशन में, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं उसको। तो कुछ कारणों से क्या हुआ कि कांग्रेस के कुछ नेता असंतुष्ट हुए और उन्होंने एक अपना अलग रास्ता चुना। ये नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता, अरविंद घोष भी इन्हीं की उसमें विचारधारा के थे, और बहुत सारे लोग इनसे जुड़े। ये तो बड़े नाम थे कुछ। इन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और उदारवादियों के जो काम करने के तरीके थे, उनकी मांगों को अस्वीकार किया, उनके काम करने के तौर तरीके को अस्वीकार किया। तो इस आंदोलन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या राय थी? इस दूसरी विचारधारा के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या राय थी? गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, उग्रवादियों के विचारों से सहमत नहीं थे, तिलक से सहमत नहीं थे। हालांकि एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, क्योंकि ये दोनों जो विचारधाराएं थी वो देश के हित में काम कर रही थी, लेकिन उनके तौर तरीकों से वो सहमत नहीं थे। 1909 में छात्र एवं राजनीति विषय पर उन्होंने एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो उग्रवादी आंदोलन विचारधारा का उदय हुआ था, उसकी उपलब्धियों पर, उसकी असफलताओं पर विचार व्यक्त किए अपने। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के, उस विचारधारा के उदय के 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है भारतीयों में एक हताशा उत्पन्न हो गई थी। लॉर्ड कर्जन ने बड़ी प्रतिगामी नीतियां अपनाई थी, इससे भारतीयों में बड़ी हताशा उत्पन्न हो गई कि क्या होने जा रहा है। बड़े परेशान थे भारतीय लोग, और उस हताशा का परिणाम था ये उग्रवादी आंदोलन, ऐसा गोखले मानते। दूसरा, संवैधानिक विकास की दिशा में प्रगति न हो पाना। दूसरा बड़ा कारण ये था, संवैधानिक विकास की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई थी कांग्रेस के प्रयत्नों के बावजूद। कोई विशेष अधिकार नहीं मिल पाए थे विधानमंडलों को। और तीसरा कारण, अधिकांश लोगों में निर्णय क्षमता का, अर्थात आम आदमी ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता, और वो नारों, कुछ नेताओं के जो है नारों में, उनके भाषणों में से प्रभावित होकर उनके पीछे चल देते हैं। ये गोखले का विचार था कि इन 3 कारणों से जो है ये
उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा, माना, उनके योगदान को भी स्वीकार किया कि उग्रवादी जो नेता थे या जो विचारधारा थी उसने युवाओं के अंदर देशभक्ति, बलिदान और कष्ट सहने की भावना का विकास करने में मदद की। युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा दी है उन्होंने, ये उन्होंने माना। किंतु साथ में उसकी कमजोरियों की बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं, यानी उग्रवादी लोग, सभी समस्याओं के लिए अंग्रेजी शासन को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं कि जो कुछ होता है वो जो खराबियां हैं देश में, वो सब अंग्रेजी शासन के कारण। जैसे आज हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ये विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, या पाकिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान वाले करवा रहे हैं। कुछ उस समय भी ऐसी चीज थी कि हर चीज के लिए हम अंग्रेजों को दोष देते थे। तो ये कहना है गोखले का कि जो उग्रवादी लोग हैं वो भारत की हर समस्या के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देख पाते समस्याओं को। ये उनकी एक बड़ी कमी है। भारत में सामाजिक जो समस्याएं हैं वो अंग्रेजों की वजह से तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है वो हम करेंगे, हम छोड़ दीजिए, आप उसकी बात मत करिए, या उनके लिए भी वो अंग्रेजों को दोषी ठहराने लगते हैं, ऐसा गोखले ने कहा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। राजनीति का आध्यात्मिकरण, इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिकरण का मतलब ये समझिए नैतिकता की स्थापना, राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना, राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाना। जैसे हम सुनते हैं राजनीति में सब चलता है, राजनीति आजकल हम जिस रूप में देखते हैं राजनीति को, गोखले राजनीति को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। आज हम राजनीति को सत्ता पाने का माध्यम समझते हैं, शक्ति प्राप्त करने का साधन बन करके रह गई, चुनाव जीतने का माध्यम बन के रह गई है, अपने घर को भरने का माध्यम बन करके रह गई है, धन कमाने का माध्यम बन गई है। गोखले राजनीति को इस रूप में नहीं देखते थे। वो इसको एक जैसे धर्म के तौर पर लेते थे, कि जैसे धर्म के प्रति लोगों की आस्था होती है, वैसे राजनीति को भी एक सेवा का माध्यम माना। जैसे धर्म सेवा का माध्यम है, जन कल्याण का माध्यम है, वैसे ही राजनीति को भी जन कल्याण और जन सेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और इसमें ऐसे लोगों को आना चाहिए जो देश सेवा से प्रेरित हों, समाज सेवा से प्रेरित हों, जो अपने लिए कुछ ना करना चाहें बल्कि अपने जीवन को समाज के लिए बलिदान करना चाहें। ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में नैतिकता की स्थापना होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना होना चाहिए। राजनीति में सब चलता है ऐसा नहीं चलेगा। और जैसे मैंने लिखा है कि राजनीति अगर धार्मिक भावना से अनुप्राणित नहीं है तो वो निष्फल है। कुछ विचार गांधी जी से मिलता है। जैसे गांधी जी ने कहा, धर्म विहीन राजनीति जो है एक सर्पिणी के समान है, कहा था उन्होंने। वैसे ही गोखले भी मानते हैं कि राजनीति में धर्म और नैतिकता की स्थापना, धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्म का मतलब नैतिक मूल्य। राजनीति के आध्यात्मिकरण में दो बातों पर बल देते हैं, एक तो नैतिक मूल्यों की स्थापना और दूसरा धर्म पालन जैसा उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। राजनीति में लोगों के, जैसे हम जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, उनके मन में पूर्ण आस्था होती है धर्म के प्रति, और वो अपना जीवन का बलिदान करके भी उस धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, यानी उनमें एक समर्पण भाव होता है। गोखले कहते हैं वही राजनीति में जो राजनीतिज्ञ है उनमें भी होना चाहिए। जन सेवा के लिए वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहे, तो एक उत्साह उनके अंदर होना चाहिए, धर्म पालन जैसा के लिए जो जैसा उत्साह लोगों में होता है वैसा। धर्म का मतलब कोई कर्म कांड नहीं है ईश्वर, बल्कि
नैतिक सिद्धांतों से था उनका मतलब, नैतिक मूल्यों से था धर्म का मतलब। अर्थात साध्य के साथ साथ साधनों का भी पवित्र होना चाहिए, ये बात गोखले मानते थे। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा गोपाल कृष्ण मानते थे। और इसी उद्देश्य से युवाओं को राजनीति में लाने के लिए उनमें उनको चरित्रवान लोगों को राजनीति में जोड़ने के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक साधनों में विश्वास। गोखले को संवैधानिक साधनों में बहुत भरोसा था और वो चाहते थे कि जो कुछ हम प्राप्त करें वो शांतिपूर्ण और उन साधनों के द्वारा हो जो संविधानिक हो, यानी वैध साधन हो। संविधान तो कुछ था नहीं उस समय, लेकिन जो उचित साधनों के द्वारा हमें उसे प्राप्त करें, कहने का मतलब ये। दादाभाई नौरोजी, राणा डे, फिरोज शाह मेहता, ये सब लोग इसी विचार के थे, इस विचार के गोखले थे। और या यूं कहें कि इन्हीं से गोखले ने भी इस विचार को ग्रहण किया था। संविधान आंदोलन का अर्थ क्या है? स्थापित सत्ता के माध्यम से अपेक्षित राजनीतिक सुधार लाने हेतु अपनाए जाने योग्य साधन। यानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का विचार नहीं है इसमें, जो सत्ता है उसी से सुधार करवाया जाए और इसके लिए जो उचित साधन हो उनको अपनाया जाए। यानी स्थापित सत्ता के सहयोग से परिवर्तन का माध्यम है। गोखले जो है के मत में संवैधानिक साधनों में क्या क्या आते हैं उसकी बात करें, उससे पहले मैं बताऊं कि वो मानते थे कि संवैधानिक आंदोलन का जो विचार है या दायरा है वो बहुत बड़ा है। दो बातें मुख्य हैं इसमें। ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाए जो अपनाए जाने योग्य हो, सबसे बड़ी बात, जिसका आप उचित समझते हो या उचित माना जाए जिन्हें। और दूसरी बात, वांछित परिवर्तन लोकमत के दबाव से स्थापित सत्ता के माध्यम से आनी चाहिए। सत्ता को हटाकर उखाड़ फेंक करके परिवर्तन नहीं लाने की बात करते गोखले कहते हैं स्थापित सत्ता द्वारा उसको प्रभावित करें, उस पर जनमत का दबाव डाल करके उससे सुधार कराएं, वो संवैधानिक साधनों के अंदर, संवैधानिक दायरे में आता है। यानी वो बल प्रयोग के खिलाफ थे, दबा करके हरा करके बदलाव करना नहीं चाहते, वो सामने वाले को जीत करके, हृदय को जीत करके परिवर्तन कराना चाहते थे। इसमें हिंसा और घृणा का कोई स्थान नहीं है। गोखले निष्क्रिय प्रतिरोध को के भी मतलब विरोधी नहीं कह सकते, उनके विरोधी नहीं थे वो, लेकिन हाँ वो समझते थे कि भारत में भी वो समय नहीं था उनके हिसाब से जब निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने गांधी जी द्वारा उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह किया जा रहा था, निष्क्रिय प्रतिरोध जिसको कहा जाता था, हालांकि गांधी जी जो उसको सत्याग्रह कहते थे, उसका समर्थन किया था उन्होंने। लेकिन भारत के संदर्भ में उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। उनको लगता था कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं, उसका समय नहीं आया है, हम बिना उसके संवैधानिक साधनों से ही हम सुधार करवा लेंगे। उनको भरोसा था कि अंग्रेजों को अगर ये भरोसा हो जाएगा कि हम अपना शासन स्वयं संभालने लायक हो गए हैं तो हमें खुद ही दे करके चले जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वो मानते थे कि अंग्रेज लोग भारत में शासक बनने नहीं आए, वो तो हमारी सहायता करने, ऐसा वो मानते। नेक्स्ट, राज्य का सकारात्मक कार्यक्षेत्र। राज्य क्या करे या क्या नहीं करे, ये एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीति विज्ञान में, और इसके अलग अलग जवाब अलग अलग विचारधाराओं से मिलते हैं। एक उदारवादी है जो राज्य को कम से कम काम देना चाहते हैं। वो राज्य सबसे अच्छा है जो सबसे कम काम करता है,
मिनिमम गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी सरकार की शक्तियां कम हो, कहने का ये उदारवाद कहता है। शासन की सीमित शक्तियां हो, नियंत्रित शक्तियां हो, उदारवाद की मान्यता है। गोखले का क्या विचार है? गोखले ने राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया। गोखले यानी उदारवादी की विचारधारा से सहमत नहीं है। यहाँ पर वो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो उदारवाद को पसंद करते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, और इसलिए वो भारत के संदर्भ में राज्य के सकारात्मक कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं। गोखले मानते हैं कि राज्य का काम है व्यक्ति के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए काम करना। यानी नैतिक का मतलब बौद्धिक शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करना, भौतिक यानी उसके जीवन स्तर को सुधारना भौतिक सुविधाओं के द्वारा। दोनों भूमिकाएं हैं राज्य की। राज्य का काम केवल पुलिस व्यवस्था नहीं है, केवल सुरक्षा करना नहीं है, कि सुरक्षा से आगे भी कुछ राज्य का दायित्व है, ऐसा गोखले मानते थे। टी.एच. ग्रीन एक ब्रिटिश विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य का काम व्यक्ति के विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाना है, और गोखले इस विचार से सहमत नजर आते हैं। गोखले भी ये मानते हैं कि भाई राज्य का काम है व्यक्ति के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना। यानी वो राज्य के सकारात्मक कार्य क्षेत्र के समर्थक है, लेकिन बहुत विस्तृत कार्य क्षेत्र के समर्थक नहीं है। इसलिए गोखले ने जो है राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वो कुछ काम राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, मद्यपान का निषेध, शराब और जो नशे के सामान हैं उन पर रोक लगाना। ऐसे चीज़ों के लिए वो सरकार की भूमिका को उचित मानते हैं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके समाज में जो विद्यमान बुराई है उनको दूर करने के लिए वो राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसी तरह से कृषि तथा उद्योगों के लिए भी वो हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी जो है राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं। वो किस लिए, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक विकास की स्थिति में बहुत अंतर है। ब्रिटेन आज एक औद्योगिक देश है, भारत अभी कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर भारत को खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में झोंक दिया जाएगा तो परिणाम ये होगा कि भारत और गरीब हो जाएगा और निर्धन होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास उत्पादन की व्यवस्था है नहीं है। इसलिए वो इसके समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट चलिए आगे। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गोखले ने। गोखले मानते थे कि ये जो देश है भारत, ये इसमें दो बड़े समुदाय हैं, एक हिंदू दूसरे मुसलमान। इसको मौलाना आजाद सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी कहा करते थे। माइनॉरिटी नहीं कहते थे मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं कहते थे। मौलाना आजाद कहते थे सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी। तो गोखले का मानना था कि जब तक ये दोनों समुदाय के बीच सहयोग स्थापित नहीं होगा तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है देश में। जब तक दोनों पक्ष किसी एक विचार पर सहमत नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये हमने देखा, अंततोगत्वा विभाजन हुआ क्योंकि सहमत नहीं हो पा रहे। गोखले इस बात से भी चिंतित है कि हिंदुओं समुदाय के बीच में जो है एक वर्गीय भाव
उत्पन्न हो रहा है, ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो हिंदुओं में एक वर्गीय चेतना उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। गोखले इन आंदोलनों को उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भाई हिंदुओं को बड़ा समुदाय है देश में, तो उनको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने अंदर इस प्रकार की भावना नहीं लानी चाहिए। गोखले ये भी मानते थे कि शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना के विकास से दोनों समुदायों के मध्य संबंधों में सुधार हो सकता है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए और साथ में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की जाए लोगों में। गोखले ने तिलक के जो दो समारोह होते थे उनका समर्थन नहीं किया। एक तो शिवाजी महोत्सव मनाया करते थे, गणपति महोत्सव, उनका समर्थन नहीं किया गोखले। कारण उनको लगता था कि केवल हिंदुओं को प्रेरित करने वाले हैं, मुसलमान या अन्य धर्म के लोग जो हैं इनसे जुड़ पाएंगे नहीं। खैर ये उनकी अपनी मान्यता थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि तिलक जो है वो जो हिंदू पुनरुत्थान की जो राजनीति कर रहे थे उसको गोखले पसंद नहीं करते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संविधान में भी जो है गोखले ने सांप्रदायिक सद्भाव पर बल दिया था। कुल मिला के बात यह है कि गोखले जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और दोनों के मध्य अच्छे संबंधों की अपेक्षा करते थे। अंत में बात थोड़ी सी गोखले के राजनीतिक कार्यक्रम की। सबसे पहली बात, गोखले यानी क्या चाहते थे? लोक सेवाओं के भारतीयकरण तथा विधायिका में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के, और बल देते थे। मात्रात्मक का मतलब कि भारतीयों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और साथ में उनके गुणात्मक का मतलब उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिए। दोनों बात करते थे। केवल संख्या बढ़ा तो उससे काम नहीं चलेगा, अधिकार भी चाहिए। इस बात पर वो बल देते थे। पहली चीज तो ये लोक सेवाओं में भारतीयों की संख्या और को बढ़ाने की बात करते थे और उच्च पदों पर भारतीयों को मौका मिलने की बात करते थे। 1905 में जो बनारस अधिवेशन जिसमें वो अध्यक्ष थे, उन्होंने 9 मांगे प्रस्तुत की थी, जिनमें कुछ बातें कुछ प्रमुख हैं। विधान परिषदों में आधे सदस्यों का निर्वाचन एवं बजट पारित करने की। उनका कहना था कि भाई जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से कम आधे जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए और उनको बजट पर अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात, भारत परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। लंदन में एक संस्था होती थी भारत परिषद, इसको बाद में समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में। उस भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। जिला स्तर पर सलाहकार मंडलों का गठन, जिसकी बात अभी हमने पहले की थी विकेंद्रीकरण संबंध में। सलाहकार मंडल बने जो कलेक्टर को सलाह देंगे। फिर नेक्स्ट, न्यायिक सेवा में न्यायिक पेशे से जुड़े व्यक्तियों की भर्ती होनी चाहिए। न्यायिक सेवा जो जजेस की भर्ती थी उसमें न्यायिक सेवा से जुड़े हुए यानी जो वकील हैं उन्हीं में से भर्ती होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना था। नेक्स्ट है न्यायिक एवं कार्यकारी प्रशासन का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जो हमारे संविधान में भी इसको अनुच्छेद 50 में शामिल किया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यानी निचले स्तर की बात कर रहे हैं। सैन्य व्यय में कमी, इसका भी उन्होंने बात की। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात की। औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति, गाँवों को ऋणों से मुक्त, ऋण यानी कर्ज से जैसे मुक्त करने की बात थी। यानी देखिए समस्याएं आज भी वहीं की वहीं, किसान आज भी कर्जे में रहता है, गांव का आदमी कर्जे में, तब भी कर्जे में था आज़ादी के इतने साल बाद भी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठता है कि ये किसको मिली आज़ादी आखिर? क्या केवल कुछ समाज के संपन्न वर्ग को आज़ादी मिली या आम आदमी को भी मिली, या उसकी स्थिति में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, स्वदेशी का समर्थन किया उन्होंने, बहिष्कार का विरोध किया या बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, यूँ कह लीजिए आप। और इसके बाद
शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों का समर्थन उन्होंने किया। ये है उनका कार्यक्रम, जिसमें उनकी मांगें बता दी मैंने आपको, क्या वो चाहते थे। जहाँ तक स्वशासन, हाँ एक चीज़ और इसमें रह गई, वो थी गोखले का जो लक्ष्य था वो था स्वशासन। यानी वो ब्रिटेन से कनेक्शन तोड़ने के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो भारतीयों को आंतरिक होम रूल की बात कर रहे थे, एक तरह से कि आंतरिक स्वशासन हमें मिल जाए और भले ब्रिटिश सम्राट हमारा प्रमुख बना रहे, जैसे न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ही हमें भी एक अधिराज्य की स्थिति की वो मांग करते थे। तो ये है गोखले के राजनीतिक विचार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोखले के आर्थिक विचारों की और फिर उनके विचारों का मूल्यांकन भी करेंगे। धन्यवाद।